ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी लालच और ओवर कॉन्फिडेंस में अंधा होकर एक बहुत ही शानदार एसयूवी चुराने गया था। उसे लगा था कि ये भी उसका एक आम दिन होगा, जहां वो गाड़ी का लॉक तोड़ेगा, कीमती चीजें निकालेगा और कुछ ही मिनटों में हमेशा की तरह फरार हो जाएगा। मगर उसे क्या पता था कि वो कार कोई आम गाड़ी नहीं, बल्कि एक चलता फिरता हाईटेक जेल है। कार का मालिक उसे अंदर बंद करके भूखा रखता है, पानी के लिए प्यासा तड़पाता है और धीरे धीरे उसके दिमाग और शरीर दोनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे उस लेवल तक ले जाना चाहता है जहां इंसान जानवर बन जाता है। आखिर ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? एक आम सा चोर इस खौफनाक जाल में कैसे फंस गया? और क्या वो चोर कभी इस मौत के पिंजरे से बाहर निकल पाएगा? स्टोरी की शुरुआत होती है बुएनोस एयर्स शहर की सड़कों से। दिन का टाइम है और एक शांत गली में मैक्स नाम का आदमी आराम से इधर उधर घूमता नजर आता है। मैक्स कोई शरीफ इंसान नहीं है, वो एक छोटा मोटा गुंडा और शातिर चोर है जो मौका मिलते ही लोगों की गाड़ियों में सेंध लगाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर है। उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है जैसे उसे किसी पुलिस या कानून का कोई डर ही नहीं है। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बेहद महंगी और चमचमाती एसयूवी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर ही पता चल रहा था कि ये किसी बहुत अमीर इंसान की है। मैक्स की आंखों में लालच चमक उठता है। वो चारों तरफ देखता है कि कोई उसे नोटिस तो नहीं कर रहा और मौका मिलते ही बड़ी सफाई से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे गाड़ी की लग्जरी का एहसास होता है। नई लेदर सीट्स की महक, शानदार डैशबोर्ड, सब एकदम टॉप क्लास। लेकिन मैक्स वहां आराम करने या गाड़ी की तारीफ करने नहीं आया था। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और कार का महंगा स्टीरियो सिस्टम बड़ी ही सफाई से निकालकर अपने बैग में रख लेता है। फिर ऊपर वाले कंपार्टमेंट को खोलता है तो अंदर एक कीमती रे बैन का चश्मा दिखाई देता है। रे बैन देखते ही मैक्स के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ जाती है और वो उसे तुरंत अपनी जेब में डाल लेता है। लेकिन उसका लालच यहीं खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि ये गाड़ी वाले बहुत पैसे वाले हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी के अंदर थोड़ी और तोड़फोड़ करने के बाद वो जानबूझकर जोर लगाकर गैस छोड़ता है, जैसे गाड़ी और उसके मालिक को पूरी तरह से अपमानित कर देना ही उसका मकसद हो। काम पूरा होने के बाद वो आराम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल खींचता है, दरवाजा खुलता ही नहीं है। वो फिर से हैंडल खींचता है, थोड़ा जोर लगाता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। वो दूसरे दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो भी बंद है। फिर वो पीछे मुड़कर तीसरे और चौथे दरवाजे को ट्राई करता है। हैरानी की बात यह है कि चारों दरवाजे पूरी तरह लॉक हैं। अब मैक्स के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है। मजबूरी में वो पीछे वाली सीट पर छलांग लगाता है कि शायद पीछे का ट्रंक खोलकर बाहर निकल सके। वो पूरी ताकत लगाकर डिक्की खोलने की कोशिश करता है, मगर वो भी जाम है। अब उसके दिल में घबराहट बुरी तरह घर करने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। घबराकर वो खिड़की तोड़ने का फैसला करता है। वो अपनी पूरी ताकत से कांच पर बार बार मुक्के मारता है, अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता है, लेकिन खिड़की के कांच पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता। फिर भी ये शातिर चोर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो कार के दरवाजे की अंदर वाली परत को अपने औजारों से खोलना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे पूरा पैनल निकालकर फेंक देता है। फिर दरवाजे के अंदर हाथ डालकर मेन लॉक की तारों को खींचकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जोर लगाते ही किसी नुकीली चीज से उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है और वहां से तेजी से खून निकलने लगता है। हर तरीका फेल होने पर मैक्स गुस्से में अपनी पिस्टल निकालता है और बिना सोचे समझे सामने की विंडशील्ड पर सीधे गोली चला देता है। साउंड प्रूफ गाड़ी के अंदर गोली की आवाज इतनी तेज होती है कि मैक्स के कान सुन्न हो जाते हैं, लेकिन गोली कांच से टकराकर वापस उछल जाती है और सीधे उसकी जांघ में गहराई तक धंस जाती है। मैक्स दर्द से भयानक तरीके से चीखने लगता है। खून तेजी से बहता देख वो जल्दी से अपनी शर्ट उतारता है और घाव के चारों तरफ कसकर बांध लेता है ताकि खून रुक सके। अब तक मैक्स कोशिश कर रहा था कि बाहर से कोई उसे गाड़ी के अंदर चोरी करते ना देख ले, लेकिन अब हालात इतने खराब हैं कि वो चाहता है बाहर कोई इंसान उसे देख ले, चाहे उसे उम्र भर के लिए जेल ही क्यों ना जाना पड़े। कुछ ही देर में किस्मत से एक औरत गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और कार की खिड़की के कांच में अपना मेकअप ठीक करने लगती है। मैक्स को एक बड़ी उम्मीद मिलती है और वो तुरंत मदद मांगने की कोशिश करता है। वो खिड़की पर हाथ मारता है, जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि बाहर खड़ी औरत उसे देख ही नहीं पा रही है। मैक्स और जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो औरत बिना किसी रिएक्शन के अपना मेकअप खत्म करके वहां से आराम से चली जाती है। मैक्स अंदर से पूरी तरह टूटने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि बाहर वालों को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा और ना ही सुनाई दे रहा है। वो अपनी पत्नी को फोन कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल लगने से पहले ही फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। टाइम धीरे धीरे भारी होने लगता है। गाड़ी के अंदर की हवा कम होने लगती है। कई घंटे गुजर जाते हैं और दर्द और थकान की वजह से मैक्स वहीं सीट पर बेहोश सा होकर सो जाता है। अगले दिन आंख खुलती है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है।
उसे बहुत जोर की प्यास लगी है। उसके होंठ सूख कर फटने लगे हैं। पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। प्यास के मारे वो पागल होने लगता है और खिड़की पर जमी नमी को अपनी जीभ से छाट कर प्यास बुझाने की कोशिश करता है। कुछ देर तड़पने के बाद उसे याद आता है कि उसने कार का स्टीरियो निकालकर बैग में रखा है। वो उसे वापस उसकी जगह पर लगा देता है ताकि रेडियो सुन सके और अपना दिमाग इस भयानक दर्द से थोड़ा भटक सके। रेडियो चालू होते ही एक गाना बजने लगता है जो कार में रोमांस करने के बारे में है। गाने से थोड़ी हिम्मत पाकर वो एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो अपने बैग से एक भारी टूल निकालता है और बार बार दरवाजे पर पूरी ताकत से चोट मारता है। तभी अचानक एक रिंगटोन बजने लगती है। फोन बज रहा है। ये फोन कहीं और नहीं बल्कि उसी कार का स्टीरियो सिस्टम है। मैक्स तुरंत कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की बहुत भारी और ठंडी आवाज आती है जो खुद को डॉक्टर माइक बताता है। डॉक्टर माइक बहुत शांत अंदाज में मैक्स का कार में वेलकम करता है। वो बताता है कि ये एसयूवी उसी की है और उसकी जिंदगी में अब तक 28 बार चोरी हो चुकी है, जिससे वो तंग आ चुका है। वो कहता है कि मैक्स उसकी कार लूटने वाला 29वां चोर है। ये सुनकर मैक्स गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला जाए वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन माइक ठंडे लहजे में कहता है, चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। माइक पूरी डिटेल में समझाता है कि इस कार का नाम 4X4 है। ये एक चलता फिरता सेफ हाउस है। इसमें एक एडवांस अलार्म सिस्टम लगा है जो सीधे उसके फोन से जुड़ा है, जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने से गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर सकता है। कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, इसीलिए मैक्स की गोली कांच से टकराकर वापस आ गई। इसमें एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम लगा है, इसलिए इसे बाहर या अंदर से हिलाया नहीं जा सकता। ये गाड़ी पूरी तरह साउंड प्रूफ भी है और इसकी सारी खिड़कियां इतनी पोलराइज्ड हैं कि बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता, चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो। माइक आगे बताता है कि कार में सिर्फ एक चीज बुलेट प्रूफ नहीं है और वो है फ्यूल टैंक। इस टैंक में 120 लीटर पेट्रोल भरा है। वो चेतावनी देता है कि अगर मैक्स ने कोई भी चालाकी की या गाड़ी तोड़ने की कोशिश की तो ये फ्यूल टैंक एक जिंदा बॉम्ब बन सकता है और गाड़ी मैक्स के साथ चीथड़ों में उड़ सकती है। मैक्स ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। यहीं से स्टोरी खतरनाक मोड़ लेती। मैक्स चिल्लाता है कि वो माइक और उसके परिवार को ढूंढकर खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले कि उसकी धमकी पूरी हो, कॉल अचानक कट जाती है। कुछ ही पल बाद कार का एयर कंडीशनर अपने आप चालू हो जाता है और टेम्परेचर इतना तेजी से नीचे कर दिया जाता है कि गाड़ी के अंदर बर्फीली ठंड हो जाती है। ये सब माइक जानबूझकर कर रहा था ताकि चोर को तड़पाया जा सके और उसकी अक्ल ठिकाने लाई जा सके। मैक्स तुरंत एसी बंद करने के लिए डैशबोर्ड के सारे बटन पागलों की तरह दबाता है, तारें खींचता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। ठंड से कांपते हुए वो अपनी शर्ट को घाव पर कसकर लपेटता है और अपनी जीन्स का एक बड़ा टुकड़ा फाड़कर उसे भी घाव के चारों तरफ मजबूती से बांध देता है। करीब 1 घंटे की भयानक ठंड के बाद माइक फिर से फोन करता है। इस बार भी वो वही पुराना सवाल पूछता है और लालच देता है कि सही जवाब देने पर पानी मिलेगा। प्यास से तड़प रहा मैक्स तुरंत कुछ भी जवाब दे देता है ताकि पानी मिल जाए, लेकिन माइक को जवाब पसंद नहीं आता। मैक्स अब पूरी तरह टूट चुका है। वो रोते हुए विनती करता है कि वो ये सब बंद कर दे। वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन माइक पत्थर दिल बन चुका है। उसे कोई तरस नहीं आता। वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। माइक बताता है कि पिछले दिसंबर में 2 हथियारबंद आदमी उसकी बेटी के घर घुस आए थे, ठीक उस वक्त जब वो कार पार्क कर रही थी। माइक ने अपनी बेटी को ट्रेन किया था कि लुटेरों की आंखों में सीधे मत देखना और कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमेशा तैयार रखना ताकि जान बच सके। लेकिन उस दिन वो ट्रेनिंग काम नहीं आई। लुटेरों ने बंदूक निकालकर माइक के छोटे नाती के सिर पर तान दी और 3 घंटे तक उस मासूम को बंधक बनाकर रखा। लेकिन मैक्स का गला प्यास से सूख रहा था। उसे ये इमोशनल बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो झुंझुलाकर पूछता है, तुम कैसे डॉक्टर हो बे, जो एक घायल इंसान को पानी तक नहीं दे रहा? माइक हल्की तारीफ करके कहता है, अच्छा सवाल है, जरा अंदाजा लगाओ मैं किस तरह का डॉक्टर हूँ, और फोन काट देता है। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर एसयूवी के सामने रुकती है। मैक्स को उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण दिखती है। वो अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, खिड़की पर मुक्के मारता है, लेकिन पुलिस वाला गाड़ी के पास आकर सिर्फ नंबर प्लेट देखता है और कार के शीशे पर एक पार्किंग टिकट लगाकर आराम से चला जाता है। मैक्स की उम्मीद फिर से शीशे की तरह टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। कई घंटे बाद माइक दोबारा फोन करके पानी के बदले मैक्स का पूरा नाम और गवर्नमेंट आईडी नंबर पूछता है। मैक्स सब सच बता देता है। तब माइक बताता है कि कार के पीछे वाले वॉशर होज में पानी है। मैक्स किसी तरह घिसटते हुए पीछे पहुंचता है और पाइप से पानी निकालता है। पानी का रंग हल्का नीला होता है क्योंकि वो विंडशील्ड साफ करने वाला केमिकल लिक्विड है, लेकिन मजबूरी और प्यास में मैक्स उसे गटागट पी जाता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन भूख की प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। उसका पेट दर्द कर रहा है।
मजबूरी में वो गाड़ी के अंदर आए एक कीड़े को ही पकड़कर खा लेता है। कुछ देर बाद वो अपना घाव देखता है तो पता चलता है कि स्किन का रंग पीला पड़ने लगा है और बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। शायद ये देखकर माइक को थोड़ी सी दया आती है और वो एसी चालू करके टेम्परेचर गर्म कर देता है। वो मैक्स को बताता है कि वो खुद भी बहुत बीमार है, उसे कैंसर है और डॉक्टर्स के मुताबिक जिंदा रहने के लिए मुश्किल से 1 साल बचा है। माइक फोन पर अपनी जिंदगी का दुख बोलता रहता है, लेकिन मैक्स बुखार और कमजोरी के कारण कपड़े उतार कर सीट पर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद होश आने पर मैक्स पागलों की तरह कार का मैनुअल ढूंढता है कि शायद बाहर निकलने का या सिस्टम बंद करने का कोई तरीका मिल जाए। कुछ ना मिलने पर वो हताश होकर उस किताब के पन्ने तक चबाने लगता है। प्यास फिर बढ़ने पर वो एक खाली डिब्बे में अपना पेशाब इकट्ठा करके पी लेता है। अब वो इंसान से पूरी तरह जानवर बन चुका है। तभी रात के अंधेरे में एक दूसरा चोर एसयूवी तोड़ने की कोशिश करता है। मैक्स को लगता है कि वो बच जाएगा, कोई तो शीशा तोड़ेगा, लेकिन राह चलते लोग उस नए चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। रात होते होते मैक्स दर्द और बुखार में एक फिलोसोफर की तरह बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है कि दुनिया में कानून सिर्फ अमीर लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं ताकि गरीबों को कुचला जा सके। वो कसम खाता है कि वो ऐसे कानून कभी नहीं मानेगा। वो चिल्लाकर कहता है कि इस घटिया सिस्टम की वजह से ही वो चोर बना, जैसे उसका बाप और दादा चोर थे, ये उनकी मजबूरी थी। अगले दिन सुबह फिर फोन बजता है। माइक न्यूज़पेपर से खबरें पढ़कर सुनाता है और मूड अच्छा होने की वजह से एक इनाम देता है। वो बताता है कि ब्रेक्स के पीछे एक चॉकलेट बार छुपी है। मैक्स उसे पागलों की तरह ढूंढकर खा लेता है। थोड़ा आराम करने के बाद मैक्स फिर भागने की कोशिश करता है। वो अपने औजारों से एक दरवाजे को अंदर से बुरी तरह उखाड़कर उसमें एक छोटा सा छेद बना देता है जो बाहर खुलता है। वो उस छेद से जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन गाड़ी की साउंड प्रूफिंग की वजह से बाहर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। कुछ देर बाद माइक फोन करके एक ऐसी बात बताता है जिससे मैक्स हिल जाता है। माइक कहता है कि उसने मैक्स के परिवार से कांटेक्ट कर लिया है। मैक्स रोते हुए चेतावनी देता है कि उसके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए और पूछता है कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है जो उसे इतनी भयानक मौत दे रहा है। माइक उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड का कच्चा चिट्ठा पढ़ने लगता है। माइक बताता है कि मैक्स कोई सीधा चोर नहीं है, वो पहले भी एक इंसान की जान ले चुका है। मैक्स साफ इनकार करता है। माइक उसे याद दिलाता है कि मैक्स ने एक बस ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। मैक्स अपनी गलती नहीं मानता और उल्टा बस ड्राइवर को ही दोष देता है। मैक्स रोते हुए कहता है कि गलतियों की सजा वो जेल में पहले ही भुगत चुका है, अब उसे क्यों मारा जा रहा है। कुछ देर बाद मैक्स गाड़ी के सोलर पावर से अपना फोन थोड़ा सा चार्ज करके पत्नी को वॉइस मेल करता है और रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगता है। काफी रोने के बाद वो खाली दिमाग से कार के स्टार्ट बटन को बार बार दबाने लगता है। अचानक कार स्टार्ट हो जाती है। उसे पता चलता है कि बटन को एक खास पैटर्न में दबाने से गाड़ी बिना चाबी के स्टार्ट हो सकती है। उम्मीद देखकर मैक्स तुरंत सीट बेल्ट लगाता है और गियर को रिवर्स मोड में डालता है। गियर अटक जाता है, अब गाड़ी सिर्फ रिवर्स में चल सकती है। मैक्स तेजी से गाड़ी पीछे दौड़ाता है और सड़क पर खड़े एक मजबूत खंभे से टकरा देता है ताकि जोरदार आवाज हो। एयरबैग टाइम पर खुल जाता है जिससे वो बच जाता है। पिछली कमजोर खिड़की को लात मारकर वो आखिरकार गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो बाहर सड़क पर गिरता है और खुद को घसीटते हुए पास के पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। दुकान के अंदर जाकर वो पागलों की तरह खाने पीने की चीजें उठाकर खाने लगता है। जब मैनेजर आकर उससे पैसे मांगता है तो गुस्से और मैडनेस में मैक्स बंदूक निकालता है और मैनेजर को गोली मार देता है। लेकिन तभी अचानक मैक्स की आंख बहुत झटके से खुलती है। उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था। वो अभी भी उसी कार के अंदर फंसा हुआ है। फिर स्टीरियो पर फोन बजता है। निराश मैक्स करने की धमकी देता है। हताश होकर वो सच में बंदूक अपने मुंह में डालकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत देखिए, बंदूक जाम हो जाती है और गोली नहीं चलती। माइक फोन पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जरा सामने देखो। पहली बार माइक खुद साक्षात सामने दिखाई देता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर मैक्स के साथ बैठ जाता है और एक डॉक्टर की तरह उसके घाव की पट्टी करता है। तभी माइक के फोन पर एक कॉल आती है और उसका ध्यान भटकता है। मौका देखकर मैक्स अपनी बंदूक उठाकर माइक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर गोली ठीक से नहीं चलती। मैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी से बाहर सड़क पर कूद जाता है। वो हवा में गोली चलाकर मदद मांगता है, लेकिन माइक भागकर उसे पकड़ लेता है और वापस एसयूवी की तरफ जमीन पर घसीटने लगता है। तभी गश्त लगा रही एक महिला पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेती है और माइक को बंदूक नीचे रखने का ऑर्डर देती है। 2 घंटे में वहां पुलिस की गाड़ियां, न्यूज मीडिया और आम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। माइक मीडिया के सामने चिल्लाता है कि असली विक्टिम तो वो है। हालात बिगड़ने पर पुलिस एक रिटायर्ड नेगोशिएटर जूलियो अमदेओ को बुलाती है। जूलियो शांति से माइक से पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। तब माइक समाज की गंदगी, बढ़ते क्राइम, बेईमानी और सोई हुई सरकार पर अपना सारा गुस्सा निकालता है।
हैरान करने वाली बात यह है कि वहां खड़ी भीड़ माइक की सच्ची बातों से सहमत होकर तालियां बजाने लगती हैं। लोग उसका साथ देने लगते हैं, लेकिन हुलियो शांत तरीके से लगातार बात करके माइक को मना लेता है कि वो मैक्स को छोड़ दे। पुलिस तुरंत आगे बढ़कर मैक्स को अरेस्ट कर लेती है। जूलियो माइक से शांतिपूर्वक सरेंडर करने को कहता है, लेकिन माइक कुछ और ही सोचकर आया था। वो कार के ऊपर एक डिजिटल टाइमर रखकर खुद एसयूवी में बैठ जाता है। जूलियो समझ जाता है कि ये बॉम्ब है और सबको पीछे हटने और लेटने का ऑर्डर देता है। कुछ सेकंड्स बाद ही एसयूवी जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। इस भयानक ब्लास्ट में माइक की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो आम लोगों के दिलों में सिस्टम और कानून के खिलाफ सवालों की एक बहुत बड़ी आग छोड़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या माइक ने जो किया वो सही था, या मैक्स के साथ जो हुआ वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी कमाल की स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।